उससे पहले आपको भी लगता था कि वही 15 मिनट वाले अकबरुद्दीन? नहीं, वो 15 मिनट को भी हमने डिफेंड किया है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। कुल मिला के राजनीति आप बहुत अच्छे से खेल। पता है कि वर्तमान में ना हम MLC बन सकते इस पार्टी में, ना कोई मंत्रालय मिलने वाला। कहते हैं कि जिस ओर जमानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपील करता है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने में वहाँ के बहुसंख्यकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। गाजियाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कार्यकर्ता जिंदा है। गाजियाबाद की पुलिस कमजोर है। गाजियाबाद की LIU बिल्कुल खत्म हो चुकी है कि हमारे गाजियाबाद में बांग्लादेशी बस रहे हैं। नाकामी उत्तर प्रदेश सरकार की है। धार्मिक न्यास बोर्ड में कोई मुसलमान होगा क्या? सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुस्लिम चेहरा होगा? पूछता हूं मैं। तो उसमें हस्तक्षेप न ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को स्वीकार्य है, न अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते इस पंडित मनमोहन झा गामा को स्वीकार है। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं और आज पंडित मनमोहन झा गामा जो MIM के स्टार प्रचारक भी कह सकते हैं या फिर प्रवक्ता भी कह सकते हैं या कुछ भी कह लीजिए, बच्चा वाकिफ़ है MIM के पंडित जी मनमोहन झा गामा जी, आज मुजफ्फरनगर आए हैं। आज इनसे कुछ विशेष पॉइंट पर थोड़ी इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है माहौल और किस तरह का एजेंडा MIM का है और क्या काम चल रहा है। इसी के साथ साथ वक्फ बोर्ड को लेकर, बांग्लादेश में हो रही सत्ता परिवर्तन को लेकर, तख्ता पलट को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज मुजफ्फरनगर में आगमन हुआ है, किस उद्देश्य को लेकर हुआ है? देखिए, मुजफ्फरनगर में आगमन तो अपने निजी कारणों से ही हुआ है, लेकिन मैं आपकी बात को काटूंगा ना। मैं प्रवक्ता हूँ ना मैं नेता हूँ। एक छोटा सा बैरिस्टर साहब का सिपाही हूँ और बैरिस्टर साहब के सिपाही होने के नाते दिल में एक तमन्ना होता है कि जहाँ भी जाऊँ, जो मजलिस के दीवाने हैं उनसे मुलाकात हो और बैरिस्टर साहब के संदेश को मजबूती के साथ उन तक पहुँचा सकूँ। इसलिए मुजफ्फरनगर में अपने निजी काम से आए थे। सोशल मीडिया पे हमने डाला कि भाई जो भी MIM के मित्र हमसे मिलना चाहते हैं वो मुलाकात करें। उस संदर्भ में कई मित्र मिले। आप देख सकते हैं गुलबहार साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने नगर अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी निभाई। वर्तमान में संयुक्त महासचिव भी हैं प्रदेश के पश्चिम के। और मलिक साहब हमारे हैं। आपने देखा कई लोग आए और गए, मुलाकात की उन्होंने। तो ऐसा लगता है कि मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं में बैरिस्टर साहब के लिए बेपनाह मोहब्बत है। आपने कहा कि मैं एक छोटा सा ओवैसी साहब का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता के लिए इतनी भीड़ कहाँ से आ सकती है? कुछ तो खास वजह है? नहीं, ये हमारे लिए नहीं है भीड़। ये भीड़ बैरिस्टर साहब के चाहने वालों का भीड़ है। जो बैरिस्टर साहब को चाहते हैं, उनको लगता है कि शायद पंडित जी भी बैरिस्टर साहब के छत्र छाया में कमज़ोरों की, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ को उठाते हैं। तो चलो एक बार पंडित जी से मिल लें। ऐसी कोई हम में कुछ खास खासियत नहीं है। कहते हैं गुल से गुलफाम जो हम हुए हैं वो बैरिस्टर साहब के आशीर्वाद से ही हुए हैं। क्या बात है। कई बार हमने देखा कि ओवैसी साहब बड़े बड़े मंचों से आपकी तारीफ़ करते हैं, हमने देखा है, आपको अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। और ऐसे ही आप अभी हैदराबाद के चुनाव में आप गए थे, वहाँ भी अकबरुद्दीन ओवैसी जो बड़े फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, जिनके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आपको बड़े सम्मान से उन्होंने आपको बिठाया, बातचीत की। तो कैसा लगता, मतलब आपको एक छोटा सा कार्यकर्ता तो नहीं पहुँच सकता वहाँ? नहीं, देखिए, मैं संदेश देना चाहूँगा उन सभी कार्यकर्ताओं को जिनके दिल में बैरिस्टर साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए सम्मान है। उन सब का सम्मान दारुसलाम में है। उन सब का सम्मान अकबरुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। वो फ्लोर लीडर हैं और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता उनसे अटैच रहते हैं। जब आप उनके करीब जाओगे तब तो आपको एहसास होगा कि अकबर साहब हैं क्या। अकबर जैसा नाम है। अकबर यूं ही नहीं बन जाया करते। अकबर बनने के लिए गरीबों की मदद करनी पड़ती है। अकबर बनने के लिए गरीब बच्चों को शिक्षा देना पड़ता है। अकबर बनने के लिए वृद्ध माताओं को जिनके औलाद ना औलाद हो गए हैं, जिन औलादों को यह एहसास नहीं है कि मेरा माँ है, मेरा बाप है, उनकी सेवा करने वाला अकबर साहब है। गरीबों को उचित इलाज की व्यवस्था करने वाले का नाम अकबर साहब है। तो अकबर साहब के लिए तो जिस तरीके से लोग प्रचार करते हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ, और हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों से जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में आस्था है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप बैरिस्टर साहब के नज़दीक जाके देखो। न वहाँ आपको जाति नज़र आएगी, न जमात की बात नज़र आएगी, समाज की बात नज़र आएगी, देश की मजबूती की बात नज़र आएगी। आपको ये देख करके नहीं पहचाना जाएगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। आप हैदराबाद गए, कई बार हमने देखा कि मीडिया चैनल जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी को दिखाती है, या खासकर हिंदू समाज के बीच अकबरुद्दीन ओवैसी की एकदम अलग छवि बनी हुई है। आप भी एक हिंदू धर्म से आते हैं, आप भी तिलक लगाते हैं, तो आप वहाँ पहुँचे, ये चीज़ें तो आपने बाद में देखी है। उससे पहले आपको भी लगता था कि वही 15 मिनट वाले अकबरुद्दीन ओवैसी? नहीं, वो 15 मिनट को भी हमने डिफेंड किया है। देखो, 15 मिनट की जो बातें थी
कोर्ट से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। कोर्ट ने हमारे नेता को बरी किया है और उनका कहने का मकसद ये नहीं था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। उनका कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जब कहीं फसाद होता है तो पुलिस आकर के और उस माहौल को गर्म करने का काम करता है, इसलिए पुलिस को हटा दो, हम जिम्मेदार लोग आपस में बैठ के फैसला कर लेंगे। ये कौन सी गलत बात कह दी उन्होंने भाई? लेकिन आप मीडिया वाले उसे तोड़ मरोड़ के पेश करो तो इसमें हमारी क्या गलती है, हमारे नेता की क्या गलती है? कुल मिला के राजनीति आप बहुत अच्छे से खेलते हैं। नहीं साहब, राजनीति नहीं, दिल से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। राजनीति करना मकसद नहीं। अगर राजनीति करना ही मकसद होता, पद पाना ही मकसद होता, तो हमें पता है कि वर्तमान में ना हम MLC बन सकते इस पार्टी में, ना कोई मंत्रालय मिलने वाला। संघर्ष की राह पे चले हैं क्योंकि हमारा नेता संघर्ष की राह पर चलकर लोगों को इंसाफ दिलाने का कार्य कर रहे हैं। अगर आपसे मैं बात करूं, बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है और गाज़ियाबाद में बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना यहाँ हैं, तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिसी है और हम भारतीयों का ये सदैव से एक सिद्धांत रहा है कि अगर कोई शरण में आ जाए तो शरणागत की रक्षा करना हम हिंदुस्तानियों की परंपरा रही है। ठीक है, शेख हसीना जी आई, ठीक है, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर के छात्र सड़कों पे आए और उस छात्र की आड़ में कुछ कट्टर लोगों ने अल्पसंख्यक हिंदू समाज पे वहाँ हमला किया। लेकिन जिस तरीके से मीडिया परोस रही है, जिस तरीके से हिंदू संगठन उसको दिखाने का कार्य कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो पीड़ित हैं, सिर्फ वहाँ हिंदू ही पीड़ित नहीं है, वहाँ क्या है कि जो शेख हसीना जी का समर्थक है वो पीड़ित है। और कट्टर लोग और कट्टर व्यक्ति जहाँ कहीं भी होगा, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, कट्टरता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं बांग्लादेश के छात्रों से कहना चाहूँगा कि छात्र नौजवानों, कहते हैं कि जिस ओर जमानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। आपने अंगराई ली, आरक्षण के ऊपर आंदोलन किया, आपकी जीत हुई, आपको बधाई। लेकिन जो वायलेंस हो रहा है वहाँ, उस वायलेंस पे आप रोक लगाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वायलेंस का समर्थन नहीं करता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपील करता है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने में वहाँ के बहुसंख्यकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। गाज़ियाबाद की घटना जो हमारे सामने आई है, बांग्लादेश को मद्देनज़र रखते हुए कई इस तरह के संगठन हैं जो लगातार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, गाज़ियाबाद में हो, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से गरीब लोगों को मारा जा रहा है कि बांग्लादेशी कहकर, जबकि वो बांग्लादेशी नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? दरअसल ये लोग नफरती चिंटू हैं। न इन्हें राम से मतलब है, न रहीम से मतलब है, न बाबा साहब के संविधान से मतलब है। इनका काम सिर्फ वायलेंस करना है, नफरत की राजनीति करना है, और ये सब तभी कर सकता है जब सरकार का बर्दाश्त प्राप्त होता है। लेकिन उन्हें यह ध्यान में नहीं था कि गाज़ियाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता जिंदा है। आज वो चक्की पिसिंग और लंबा पिसिंग, और आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहाँ कहीं भी इस तरीके के नफरती चिंटू कार्य करेंगे, उनके खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ संघर्ष करेगा और उनके कारनामों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करेगा। क्या कदम उठाया है MIM ने उनके लिए? MIM ने संघर्ष किया वहाँ पे मजबूती के साथ, मुकदमा दर्ज कराया। कई मुकदमे उस पर दर्ज थे जिसमें कि वो खुलेआम घूम रहा था, उन सभी मुकदमों को अटैच कराया गया। और हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से गाज़ियाबाद कमिश्नरेट ने आश्वस्त किया है, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, पंडित जी, गुंडा एक्ट भी लगेगा, NSA भी लगेगा, और ये सारी कार्रवाई जारी है। और मैं समझता हूँ कि गाज़ियाबाद प्रशासन भी चाहती है कि गाज़ियाबाद का माहौल बेहतर रहे। तो कमिश्नर महोदय को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो हमारी डिमांड पे उन्होंने ऐसे नफरतियों के खिलाफ कार्रवाई की है, यूँ ही वो निरंतर करते रहें। नफरतियों के लिए गाज़ियाबाद में कोई जगह नहीं है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि पहले से उन पर कई केसेस बुक थे, उसके बावजूद भी वो लाइव आता है और वीडियो जारी करता है, तो क्या पुलिस उसको पकड़ने में पहले असफल हो जाती है? जो उसकी हिम्मत होती है वो फिर दोबारा आकर लाइव होता है? देखिए, आप अगर पहले मेरा सोशल मीडिया पे देखेंगे बयान, तो मैंने यही कहा था, क्या गाज़ियाबाद की पुलिस कमज़ोर है? गाज़ियाबाद की LIU बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि हमारे गाज़ियाबाद में बांग्लादेशी बस रहे हैं? तो नाकामी गाज़ियाबाद के प्रशासन की थी, नाकामी उत्तर प्रदेश सरकार की है।
लेकिन गाज़ियाबाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्टिफाइड किया कि वो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक थे। वो नागरिक जिनकी वजह से गाज़ियाबाद मजबूत होता है। कहीं ईंटें अगर दीवारें चमक रही होती है तो वो मजदूर हाथे होता है। अगर गंदगी कहीं साफ़ होता है तो वो कूड़ा बीनने वालों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरा गाज़ियाबाद, भरा गाज़ियाबाद का नारा देते हो आप, उस नारा को फलीभूत करने का काम गरीब, कमज़ोर, कबाड़ा चुनने वाले भाई हमारे करते हैं। और उन पे जुल्म करने का मतलब है कि आप गाज़ियाबाद के विकास में बाधा बन रहे हो। ये वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से सरकार जो बिल ला रही है और अभी तो वो पास नहीं हुआ है, जेपीसी का गठन भी हो चुका है जिसमें आपके नेता ओवैसी साहब का भी उसमें नाम शामिल है, आप कैसे देख रहे हैं पूरा? दरअसल भारतीय जनता पार्टी का धरातल से जो पांव खिसकता हुआ नजर आया, वजह आरएसएस की नाराजगी जहां तक डिफाइंड किया गया। अब ये आरएसएस को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए और देश के लोगों को के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए और हमारे देश के मुसलमान भाइयों को कमज़ोर करने के लिए इस तरीके का बिल ला रहे हैं ये, जिसका कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विरोध करता है। अब आप क्या धार्मिक न्यास बोर्ड में कोई मुसलमान होगा? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, क्या सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुस्लिम चेहरा होगा? पूछता हूं मैं। उसी तरीके से उनकी अपनी धार्मिक आज़ादी है, उनका अपना धर्म कर्म किस तरीके से करना है उनको पता है। तो उसमें हस्तक्षेप न ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को स्वीकार्य है, न अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते इस पंडित मनमोहन झागामा को स्वीकार है। होने वाले उपचुनाव को लेकर एमआईएम की क्या तैयारी है और क्या एजेंडा है जिस पे लेके आप अभी काम कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये बताएं कि गाज़ियाबाद में उपचुनाव में क्या एमआईएम हिस्सा लेगी, और लेगी तो फ्रंट पे कौन रहेगा, किसको अपना प्रत्याशी बना सकती है या किस तरीके से लड़ेगी? देखिए, ये निर्णय राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय होगा। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का आदेश होगा हम लोग हमेशा लड़ने के मूड में होते हैं। हम कार्यकर्ता चाहे गाज़ियाबाद के हों, मुजफ्फरनगर के हों, कहीं के भी 10 जगहों पे चुनाव होना है, 10 जगह कार्यकर्ता पूरी प्रिपेयर्ड है, तैयार है। वो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हरी झंडी मिलने के इंतजार में हम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। जिसे भी पार्टी लड़ाएगी उसे मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का कार्य हम कार्यकर्ता करेंगे। मजबूती क्या इस तरीके से आपने कर रखी है, जैसे अभी 24 के चुनाव में लोकसभा में आपने तैयारी की या 22 के चुनाव में आपने जिस तरीके से तैयारी की, क्या इस बार उपचुनाव में भी आप ऐसी तैयारी करेंगे? देखिए, 22 का चुनाव बहुत बेहतर हम लोग लड़े और पहला चुनाव था। उत्तर प्रदेश की आवाम ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडा को स्वीकारा। कहीं वायलेंस नहीं हुआ, किसी ने हमारा विरोध नहीं किया। यही हमारी सबसे बड़ी जीत थी। और 2024 लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन अगर हम नहीं लड़े तो हमसे अच्छी सोच हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रखते होंगे, हमसे अच्छी सोच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रखते होंगे, तो उस पर हम क्रिया और प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पंडित मनमोहन झागामा, जो गाज़ियाबाद के महानगर अध्यक्ष है। लेकिन साथ ही साथ अगर इनकी आप शोहरत को देखेंगे तो और कोई नगर अध्यक्ष हमें यहाँ नहीं मिलता है इस तरीके से जो शोहरत इन्होंने पाई है एक नगर अध्यक्ष होने के बावजूद। ऐसा लगता है मान लीजिए कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में या फिर कोई राष्ट्रीय नेता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।